नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है दूर होती रोशनी, जिसे पद्मा शर्मा जी ने लिखा है। यह कहानी एक बच्ची की कहानी है जो एक ऐसी रैली में गई थी जो लड़कियों की सुरक्षा के लिए थी और उसी रैली में वह गुम हो गई। कैसे, यह जानने के लिए पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए सुनते हैं। बच्चों की लंबी कतार। कई स्कूलों के बच्चे अपनी अपनी यूनिफॉर्म में पंक्तिबद्ध थी। सपना भी अपने स्कूल की लाइन में खड़ी थी। 2 घंटे व्यतीत हो गए लाइन में खड़े। अब तो पाँव भी जवाब देने लगे थे। पेट भी खाने की जुगाड़ देख रहा था। अलग अलग स्कूलों की पंक्ति के आगे स्कूल का बैनर लिए 2-2 बच्चे खड़े थे। बैनर भी स्पेशल बनवाए गए थे, जिसके दोनों सिरे पर नेफा टाइप सिलाई थी ताकि उनमें डंडे फंसाए जा सके। एक दिन पहले ही स्कूल की सभी कक्षाओं में सूचना आ चुकी थी कि सभी बच्चे अपने साथ 2 लंच बॉक्स लेकर आएं। स्कूल के बाद सरकारी कार्यक्रम में जाना है। सपना ने एक टिफ़िन रिसेस में और एक छुट्टी के बाद खा लिया था। प्यास से उसका गला चटक रहा था। पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और ना ही धूप से बचने का कोई साधन। सपना ने अपने साथ आई स्कूल की मैडम से पूछा, मैडम कब निकलेगी रैली? हाँ, देखो अधिकारी आते ही होंगे। वे आकर हरी झंडी दिखाएंगे और रैली शुरू हो जाएगी। अन्य लड़कियां भी शिकायत भरे लहजे में बोलीं, मैडम पैर दुखने लगे, हम बैठ जाएं क्या? नहीं, बैठो नहीं, बस अधिकारी आते ही होंगे। अन्य बच्चों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो सब बच्चे खड़े हैं। सपना ने अपने आगे खड़ी सुनीता से कहा, यही उत्तर 10 बार सुन चुके हैं कि अधिकारी आ रहे हैं। ये लोग क्यों नहीं सोचते कि हमें भूख लग रही होगी, हम थक गए होंगे। सबकी अपनी अपनी परेशानियां थीं। सबको अपने अपने काम याद आ रहे थे। सबके मन में चिंताएं, घर कब लौटेंगे, स्कूल का होमवर्क भी करना है, मम्मी की तबीयत खराब है, खाना बनाना है, मुझे भाई को पढ़ाना है। ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले में चुड़ैल छज्जा, भूरा खो भरखा, खोपरी बरी का झूरा जैसे कई ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक स्थल हैं। यहाँ तात्या टोपे को फांसी भी लगाई गई, इसके प्रमाण मिलते हैं। मुगलों के शासनकाल में शिवपुरी मालवा सूबा नरवर का सदर मुकाम था। राजा अनूप शाह को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने नरवर का जागीरदार बनाया। 17वीं 18वीं शताब्दी में शिवपुरी सिंधिया राजवंश के अधीन रहा। यह सिंधिया राजवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ स्थित छत्रियाँ सिंधिया राजवंश की देन है, जो स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। यहाँ माधव नेशनल पार्क है, जिसमें जॉर्ज कैसल की कोठी स्थित है। सन 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत के दौरे पर आए थे। उनके द्वारा बाघ का शिकार और रात्रि विश्राम करने हेतु जॉर्ज कैसल का निर्माण करवाया गया। तभी एक जीपनुमा गाड़ी ने ग्राउंड में प्रवेश किया। बच्चों के चेहरे चमक उठे। चलो, अब तो अधिकारी आ गए, जल्दी रैली निकले और जल्दी घर जाएं। जीप से कुछ लोग उतरे और 2-3 कार्टून उतारे गए। सपना ने देखा, बच्चों की आंखों में आशा जाग गई। शायद इन कार्टून में नाश्ता होगा जो हमारे लिए लाया गया होगा। 2 लोग कार्टून लेकर हॉल की तरफ चले गए। थोड़ी ही देर में अंदर से खबर आई कि हर स्कूल का एक व्यक्ति अंदर आकर रैली में आए बच्चों की संख्या के हिसाब से मोमबत्ती ले ले और बच्चों को बांट दे। सभी स्कूलों के प्रतिनिधि के रूप में कुछ लोग अंदर जाने लगे। मैडम ने कहा, सपना चलो
अंदर मेरे साथ मोमबत्ती लेकर आते हैं। सपना बिना कुछ कहे मैडम के पीछे पीछे चल दी। अन्य स्कूलों के सर मोमबत्ती लेने के लिए भीड़ लगाए थे। मैडम मोमबत्ती बांटने वाले के पास तक नहीं पहुंच पा रही थीं। पुरुषों को धकेलकर उनके बीच में जगह बनाकर अंदर तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। भीड़ में मैडम की साड़ी का पल्ला खिंच गया और उसमें लगी पिन के स्थान से साड़ी फट गई। यह देख सपना मैडम के आगे हो गई। देने वाले कह रहे थे, एक पैकेट में 6 मोमबत्ती हैं, उसी हिसाब से लेना। आवाज़ें आ रही थीं, हमें 7 पैकेट दे दो, हमें 10 पैकेट दे दो, हमें 12 पैकेट दे दो। इस बंदर बाँट में सपना को लगा उसके सीने को किसी की कोहनी टच कर रही है। फिर लगा किसी का हाथ भी है। वह अपनी जगह खड़ी रह गई। मैडम कहने लगी, सपना आगे बढ़ो। वो मैडम को कैसे कहे कि उस पर क्या गुजर रही है। सपना ने देखा, एक कोने में 2 सज्जन बैठे अपने अपने बैग में मोमबत्ती के पैकेट रख रहे थे। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर अपने अपने बैग में मोमबत्ती रखे पैकेट को तौलिए से अच्छी तरह छुपाया और जल्दी से बैग की चेन बंद कर दी। सपना सारा माजरा समझ गई। बड़ी मुश्किल से सपना को मोमबत्ती मिल पाई। मैडम ने मोमबत्ती अपने स्कूल के बच्चों में बांट दी। सपना ने मोमबत्ती अपने बैग में रख ली। उसने सोचा लाइट चली जाती है, फिर पढ़ने में परेशानी होती है, तभी मोमबत्ती काम आएगी। सभी बच्चे और टीचर अपने अपने हाथों में मोमबत्ती लिए थे। वही सज्जन जो बैग में मोमबत्ती रख रहे थे, जलती मोमबत्ती लेकर आए और सबकी मोमबत्ती जलाने लगे। सपना ने सोचा, अभी मोमबत्ती जला लूँगी तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। मोमबत्ती जलाने वाला व्यक्ति सपना से बोला, तुम्हारी मोमबत्ती कहाँ है? बैग में रखी है। बैग में रखने के लिए नहीं दी गई है, वह कड़क स्वर में बोला। यहाँ खैरात नहीं बट रही जो घर ले जाओगी। सपना को बहुत बुरा लगा। सारे बच्चे उसे देखने लगे। वह सर में से पानी पानी हो गई। वह कहना चाहती थी कि मोमबत्ती चुरा कर तो आप ले जा रहे हो, देखो अपने बैग में कितने पैकेट रख लिए। जलती मोमबत्ती हाथ में पकड़े बच्चों के साथ स्कूल के नाम के बैनर लगाकर कुछ सर और मैडम फ़ोटो खिंचा रहे थे। तभी दूसरे सर ने व्यंग भरे लहजे में कहा, क्यों राष्ट्रपति पुरस्कार पाने के लिए फ़ोटो खिंचवाए जा रहे हैं? इस तरह की फर्जी फ़ोटो खिंचवाकर पुरस्कार की दौड़ में शामिल होने की फाइल तैयार की जाएगी। सपना ने अपनी सहेली से पूछा, ये रैली क्यों निकल रही है? ज़्यादा तो नहीं पता, पर दिल्ली में कोई केस हुआ है, इसलिए ये रैली निकल रही है, लड़कियों की रक्षा के लिए। सपना सोच रही थी, दिल्ली के केस से इस छोटे से शहर शिवपुरी का क्या लेना देना। हर रैली में बच्चों को ही क्यों माध्यम बनाया जाता है? चिलचिलाती धूप हो, कड़ाके की सर्दी या बारिश हो, लोगों को बच्चों की भीड़ चाहिए। कितनी ज़्यादा भीड़, उतनी ज़्यादा सफलता। सपना ने सुना उसकी मैडम दूसरी मैडम से कह रही थी, जितनी संख्या कही थी हम उससे ज़्यादा बच्चे इकट्ठे कर लाए हैं। बच्चों व स्टाफ के नाम के साथ लिस्ट हस्ताक्षर कराकर काउंटर पर दे दी है। एक सर का मोबाइल घनघना उठा। शोर होने के कारण आवाज़ नहीं आ रही थी। उन्होंने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर लिया। कहाँ हो? कहाँ होंगे? शिवपुरी में ही हैं। अरे शिवपुरी में तो हो, पर कहाँ, स्कूल में या कहीं और? मानस भवन में। बिजी हो? अरे नहीं, इस समय बिल्कुल फ्री। बहुत सारे बच्चों की आवाज़ आ रही है। हाँ, कैंडल मार्च निकलना है। क्यों? सरकार की मंशा है, पूरे राज्य में एक साथ एक ही दिन निकाला जा रहा है। दिल्ली में हुए निर्भया कांड का ये प्रतीकात्मक विरोध है। छुट्टियों में यहाँ आ जाओ, कई दर्शनीय स्थल हैं घूमने के लिए। अरे तुम ही यहाँ आ जाओ।
सेलिंग क्लब, चांद पाठा झील, भदैया कुंड, बाणगंगा आदि स्थानों को दिखा देंगे। तभी पीली बत्ती लाल बत्ती की गाड़ियां आईं। जिम्मेदार लोग उसी तरफ दौड़ पड़े। अधिकारी के कदम जमीन पर रखे भी ना हों पाए कि दर्जनों लोग वहां इकट्ठे हो गए। स्थिर लोग चप्पल हो गए, लाइनें जिंदा हो गईं। शांत मूक लोगों के गले खंकारे, मोमबत्तियां जलाई गई। एक अगुआ ने माइक लेकर रैली का मंतव्य बताना शुरू किया। एक बड़ी मशाल जलाकर एक छात्र के हाथ में दे दी गई, जैसे रैली में सबसे आगे चलना था। जिसकी बड़ी रोशनी उतना बड़ा धुआं। अधिकारी महोदय ने रैली को हरी झंडी दिखाई। सब रैली की शक्ल में पैदल रेंगने लगे। रैली के निकलते ही धुर्रे धुर्रे की आवाज़ के साथ अधिकारियों के वाहन चालू हो गए। अपने पीछे धूल उड़ाते वाहन अधिकारियों को लेकर ओझल हो गए। उनके अधीनस्थ छोटे अधिकारी 10 कदम रैली के साथ चले और बड़े अधिकारी के जाते ही वे भी गायब हो गए। मोमबत्ती में सामर्थ्य कितना है जो अधिक समय तक साथ चल सकती। वे जलते समय रोशनी जरूर देती हैं, पर खुद के अस्तित्व को गलाकर। अंधेरे में रोशनी की किरण देने वाली मोमबत्ती पिघल जाती है। उसके अंदर के जलते धागे की खुशबू और बुझने के बाद का धुआं बताता है कि मोमबत्ती जलकर शांत हुई है। रैली में सिर्फ बच्चे और उनके टीचर ही जिम्मेदारी संभाले हैं। तख्तियां हाथ में लिए विद्यार्थी नारे लगाते जा रहे हैं। सपना को याद आ रहा है। पिछले साल रैली से लौटने के बाद वह कुछ पंपलेट और बांटी गई सामग्री घर ले गई। वह गुब्बारे नुमा छोटे फुकनों को फुलाने लगी। तब माँ ने पूछा, ये कहाँ से आए? पंपलेट पढ़कर तो उन्होंने खूब डांटा। क्या ये सब जानकारी लेने जाती हो स्कूल? मैं कल तुम्हारे स्कूल में बात करूँगी कि ये कैसी शिक्षा दी जा रही है छोटी छोटी बच्चियों को। ये शिक्षा तो बड़ी लड़कियों को दी जानी चाहिए। वो तो भाई की तबीयत खराब हो जाने के कारण माँ स्कूल नहीं जा पाई। दूसरे दिन सपना ने अपने से बड़ी क्लास की दीदी से पूछा तो उन्होंने बताया था कि वो एड्स रोकने के लिए रैली निकाली गई थी। सपना को तब भी कुछ समझ नहीं आया। अपने लक्ष्य स्थान पोलो ग्राउंड में रैली पहुंच गई। जनप्रतिनिधि व शहर का अन्य अमला वहां मंच पर डटा हुआ था। छात्र के हाथ से मशाल लेकर जनप्रतिनिधि ने वहां रखा बड़ा दीपक जला दिया। नारों और तालियों के साथ जय घोष हुआ। जनप्रतिनिधि ने भाषण देना शुरू किया। ये दीपक रात भर जलकर हमारे अंदर के फैले अंधकार को मिटाएगा, संस्कारों की रोशनी जलाएगा। हमारे देश में सीता और सावित्री हुई हैं। नारियों की रक्षा करना और लड़कियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। कुछ लोग एक प्रिंट किया हुआ कागज सब लोगों में बांट रहे थे। सपना अब खड़ी नहीं रह पा रही थी। किसी और ने माइक ले लिया। जीवन यज्ञ में नारी की बराबर की हिस्सेदारी है। मानसिक, शारीरिक और सामाजिक अत्याचारों से नारी को गुजरना पड़ता है। संवेदना और सहानुभूति के साथ उसकी सहायता करना हमारा दायित्व है। अब माइक किसी और के पास चला गया। आज हम सब यहाँ नारी के सम्मान की रक्षा का संकल्प लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। अब हम शपथ लेंगे। मैं जो लाइन बोलूँगा आप सब उसे दोहराना। मैं शपथ लेती हूँ। सपना का सिर चकरा रहा था। उसे लग रहा था कि वह गिरने वाली है। उसे कौन था देखने वाला? शपथ जारी है। महिलाओं के प्रति अपने संज्ञान में आए अपराधों की रोकथाम हेतु सदैव तत्पर रहूँगा तथा स्वयं इस दिशा में जागरूक रहते हुए समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित रहूँगा। उसकी देखभाल करना हमारा फर्ज है।
भीड़ जाने लगी। लड़खड़ाते कदमों से सपना भी जाने लगी। वह सबसे पीछे रह गई। उसने पलटकर उस बड़े दीपक को देखा जिसकी लौ फरफरा रही है। सपना घर नहीं पहुंची। रात के 9 बज रहे हैं। माता पिता ने स्कूल वालों से संपर्क किया। संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने वो लोग थाने गए। रात भर सपना को ढूंढने की कोशिश की गई पर सब निरर्थक। लड़कियों की रक्षा का संकल्प लेने के लिए रैली निकाली गई थी। सपना उसी में गई थी। अन्य छात्र छात्राएं तो सही सलामत घर पहुंच गए थे। बस सपना नदारद। सब गहरी चिंता में डूबे हुए। रात का मामला और लड़की जात, कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए। पुलिस ने पूछना शुरू किया। नाम सपना, उम्र 14 वर्ष, किस रंग के कपड़े पहने थे? स्कूल की यूनिफॉर्म, आसमानी रंग का कुर्ता, सफ़ेद सलवार और दुपट्टा। स्कूल संचालक को अब अपनी जिम्मेदारी याद आ रही थी और रैली में बच्चों के साथ कई मैडम तो पसीना पसीना हो रही थीं। माँ को चिंता सता रही थी। आजकल छोटी छोटी बच्चियाँ असुरक्षित हैं। दिन दहाड़े उनकी इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है। फिर सपना तो अब शरीर संभाल रही थी। रात भर सपना को ढूंढने की कोशिशें की गई पर सब निरर्थक। धुंधलका छटने लगा था। लोग सैर पर जाने लगे। अचानक थाने का फ़ोन घनघनाया। कोई बता रहा था कि पोलो ग्राउंड में एक लड़की बेहोश पड़ी है। गाड़ियां दौड़ पड़ी उस लड़की को देखने। सपना की माँ को अनिष्ट की आशंका घेर रही थी। उस लड़की को देखते ही सपना की माँ बोल पड़ी, यही है सपना। उसके पास जाकर वो देख रही थी कि कहीं से कपड़े तो नहीं फटे हैं या कहीं कोई जख्म है। उसके हाथ में फफोले देख माँ रो पड़ी। सपना बेहोश थी। नुमाइंदे होश में आ चुके थे। थाने लाकर उसे होश में लाने की कोशिश की जाने लगी। थोड़ी देर बाद उसे होश आया पर सबको देख वह सहम गई। महिला पुलिस ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम पोलो ग्राउंड में बेहोश कैसे हुई और ये फफोले कैसे पड़े? सपना पुलिस को देखकर डर गई और मम्मी से लिपट गई। माँ ने कहा, बता बेटा, और तेरे हाथ कैसे जले? भूख, प्यास, भय, अंधेरा और अब पुलिस, सब उसके दिमाग को जड़ कर रहे थे। वह धीरे धीरे बोली, तेज हवा से दीपक की लौ बुझ रही थी। दीपक रात भर जलना था ना, इसलिए मैं उसकी लौ के दोनों ओर हाथ रखे रही। धूप में खड़े रहने से और भूख प्यास के कारण मैं बेहोश हो गई। आंखों से आंसू लुढ़ककर माँ के आंचल को भिगोने लगे। माँ ने और अधिक मजबूती से उसे अपनी बाहों में भींच लिया। तो दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।